अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू टॉपिक जिसका नाम है कंप्लीशन रिव्यू एंड रिपोर्टिंग। अगर आपको याद हो तो इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने अभी अपने अच्छा, इससे पहले कि मैं कंटिन्यू करूँ लेक्चर को, मैं आपको समझा देता हूँ कि इससे पहले हमने क्या किया और हमने कहाँ पे उसको लीव किया था। हम लोगों ने अदर असाइनमेंट्स, जैसे ऑडिट की अगर पूरी असाइनमेंट होती है वैसे अदर असाइनमेंट्स के साथ हमने लिमिटेड एश्योरेंस किस चीज़ में प्रोवाइड करते हैं। इंटरव्यू रिव्यू हमने पढ़ा था। ड्यू डिलिजेंस रिव्यू हो गया, पीएफआई, सोशल एंड इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इन सब के ऊपर डिटेल में इनके प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं। हर एक की अपनी एक एक्सेप्टेंस की गाइडेंस है कि क्यों एक्सेप्ट करना है, कब एक्सेप्ट करना है इस एंगेजमेंट को, कब नहीं करना। और इसी तरह से हर एक के अपने सेपरेट प्रोसीजर्स हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में डिटेल लिखी हुई है, जिसमें हमने प्रोसीजर्स बुक से भी देखे थे उधर क्या-क्या लिखे हुए हैं। फिर अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पे देखो ऑडिट ऑफ सोशल एनवायरमेंटल एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। उसके अंदर भी एनुअल रिपोर्ट कैसे ली जाती है, ठीक है। और मैंने आपको समझाया था कि उसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो कि फिर रिपोर्ट के फॉर्मेट में होती है और उसका ऑडिट कैसे किया जाता है, उसका रिव्यू कैसे किया जाता है, ठीक है। हम लोगों ने इससे जो पिछला आपने रिकॉर्डिंग सुनी है या जो लेक्चर जो लिया है उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे इंटरम रिव्यू के और पीएफआई के। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर्स के लिए, इंटरम रिव्यू एंड पीएफआई। अगर बात करो ड्यू डिलिजेंस, सोशल एनवायरमेंटल, तो तीस आज आते हैं पेपर में लेकिन इतने नहीं आते। नाउ द रीजन इसके हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चंस नहीं किए, उसकी रीजन ये है कि ये हमारे पास्ट एग्जाम्स के अंदर फॉल कर जाते हैं। जो हम लोग पास्ट एग्जाम्स करेंगे वहां पे टॉपिक्स मेजोरिटी कवर हो रहे होंगे। प्लस किट के अंदर इसके कोई खास क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इजी टू द पॉइंट क्वेश्चंस थे। मतलब अगर ड्यू डिलिजेंस की बात करूँ, जो प्रोसीजर्स बुक में वही लग रहे हैं, जो एक्सेप्टेंस है वही लग रही है, तो मैंने नहीं करवाया आपको। मतलब कॉपी पेस्ट है 100% ऑफ द मटेरियल, इस वजह से फिर मैंने उसको नहीं कराया। अगर आप देख के करना चाहते हैं डू इट, और अगर कोई इशू आता है उसके अंदर तो फिर मेरे से पूछें। लेकिन इसके ऊपर अगर मैं कराना शुरू कर दूं एट दिस टाइम तो टाइम वेस्ट हो। हाँ, आखिर में जब टाइम बचेगा अगर फिर हमारे पास तो उस वक्त मैं करवा सकता हूँ। बट अगेन हमारा एक कवर हो रहा होगा जिस वक्त हम लोग लास्ट में क्वेश्चंस कर रहे होंगे पास्ट एग्जाम के, एटलीस्ट 5 कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ कवर हो रही होगी। इस वजह से भी हम लोगों ने इसको नहीं देखा। ठीक है। आते हैं हम लोग आज के टॉपिक के ऊपर, जो न्यू टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है और ये हमारा आखिरी टॉपिक है। और इसके बाद हमारा जो टॉपिक्स हैं वो खत्म हो जाएंगे एंड वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चंस इंशाल्लाह। ठीक हो क्या? कंप्लीशन रिव्यू एंड रिपोर्टिंग के ऊपर हम लोग आते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्लीशन के अंदर हम लोग क्या-क्या चीज़ें लेकर आते हैं, ठीक है? एक-एक करके कराऊँगा ये टॉपिक मैं आपको, ताकि ये कवर अप हो, समझ आए और इसमें क्या पढ़े हम लोग, क्यों पढ़े, ये चीज़ आपको समझ आए। देखो, कंप्लीशन स्टेज हम लोगों ने, अब हम लोग अदर असाइनमेंट से निकल चुके हैं। ये अदर असाइनमेंट्स में जो कुछ आ रहा था हम लोग इधर से निकल चुके हैं, हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम लोग आगे कंप्लीशन रिव्यू रिपोर्टिंग की तरफ। और ये हमारा आपके जब एग्जाम के फॉर्मेट आएगा तो ये ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी एनुअल ऑडिट हम लोग जब कर रहे होते हैं ये उसी में फॉल कर रहा होगा। आपके कुछ मेजर इश्यूज होते हैं जो कि हम लोग छोड़ देते हैं और आखिर में उनके ऊपर हर एक ऑडिट के आखिर में उसके ऊपर गौर किया जाता है। जब ऑडिट आप खत्म कर लिया, आपने प्रोसीजर्स लगा लिए, ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, हर एक काम आपने कर लिया, अब आप रिपोर्ट में बैठे हुए हो कि यार अब मैंने सब सारा काम कर लिया, ओपिनियन देना है। तो ओपिनियन देने से पहले ये इश्यूज आपको देखने होते हैं। कंप्लीशन स्टेजेस में आपको क्या-क्या चीज़ें देखनी है, रिव्यू के स्टेज में आपने क्या-क्या चीज़ें देखनी है और फिर फाइनल आपने ओपिनियन कैसे देना है, रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसे होगा। ठीक है? हम लोग उसकी तरफ अब आ गए। कंप्लीशन के अंदर हम लोग 2 इश्यूज़ के ऊपर आज गौर करेंगे, इसके अलावा कोई होगा तो हम लोग कल उस पे चलेंगे, ठीक है? कंप्लीशन स्टेज के ऊपर आप 2 चीज़ों के ऊपर गौर करते हो हमेशा। एक होता है IS-10, जिसको कहते हैं सब्सीक्वेंट इवेंट्स, और दूसरा होता है हमारे पास गोइंग कंसर्न। ठीक हो गया? IS-10 सब्सीक्वेंट इवेंट्स को आज पहले पढ़ते हैं, उसके बाद गोइंग कंसर्न की तरफ जाएँगे। सब्सीक्वेंट इवेंट्स की अगर मैं बात करूँ, सब्सीक्वेंट इवेंट्स क्या थे? अगर IS-10 आपको याद हो एसपीआर में, जिसने इन डेप्थ पढ़ा था उसको पता होगा यार, सब्सीक्वेंट इवेंट्स के अंदर कुछ एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं, कुछ नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अब एडजस्टिंग कौन से हैं? जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इश्यू करने से पहले ऑडिट रिपोर्ट जिस दिन इश्यू कर रहे हैं, वो डेट और ईयर एंड, ये फॉल करता है आपका, जहाँ पे जो इवेंट्स फॉल करेंगे वो क्या कहेंगे? एडजस्टिंग इवेंट्स है। और जो उसके बाद फॉल करते हैं वो कौन से होते हैं? नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं। लेकिन नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स भी अगर मटेरियल हो जाते हैं तो उसकी आपको डिस्क्लोज़र चाहिए होता है। ठीक हो गया? इसी तरह से हम लोग इसको ऑडिट में किस तरह से फ़ोकस रखते हैं, सिर्फ़ आपने याद रखना है। अब यहाँ पे IS-10 मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया, अगर किसी को नहीं समझ आती तो एसपीआर के अंदर वो लेक्चर ले सकता है कि यार IS-10 एडजस्टिंग इवेंट्स को किस तरह से समझा जाता है, ठीक है? क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, बस एक बात याद रखें, 3 डेट्स होती हैं आपके पास, ईयर एंड पहली डेट होती है, फिर रिपोर्ट
दूसरी डेट होती है, एंड फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड, दिस इज द थर्ड डेट। अब हर एक के अंदर ये एक सेपरेट डेट होती है। जब एक ऑडिट आप कंडक्ट कर रहे होते हो तो ईयर एंड एक सेपरेट डेट होगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरा ईयर एंड था 31 दिसंबर 2020 वो अपना ईयर एंड। ऑडिट रिपोर्ट जिस दिन मैंने इशू की, एक मिनट को हम लोग डेट कर लेते शॉर्ट डेट। ये हमारी जो थी ईयर एंड था हमारा, और रिपोर्ट मैंने देनी थी, अपनी रिपोर्ट मैंने दी लेट्स सपोज 30 जून 2021, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब इशू हुई तो वो था 15 सितंबर 2021। ठीक है, ये हमारी 3 डेट्स हैं। तो अब अगर और से आईएसटीएन को समझा जाए तो ईयर एंड से लेकर ऑडिट रिपोर्ट के दिन तक कोई भी इवेंट अगर होता है तो वो सारा किस चीज में फॉल करता है, एडजस्टिंग इवेंट में। उसको तो डिस्क्लोज होना ही होना है। ठीक है, अगर उसका एविडेंस मौजूद था इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द ईयर एंड तो वो अमाउंट डिस्क्लोज होगी, वो जो चेंज आ रहा है वो डिस्क्लोज होगा। ठीक है, उसका इफेक्ट अकाउंट फॉर किया जाएगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अगर रिपोर्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस इन दोनों डेट्स के दरमियान की बात करें तो यहाँ पे नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स फॉल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या हो जाए, मटेरियल हो जाए, तो अगेन मैंने उसको क्या करना है, उसको एडजस्ट करवाना है। ठीक है, ये 3 इस तरह से आपने याद रखना है। ईयर एंड एक सेपरेट डेट है, रिपोर्ट एक सेपरेट डेट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड इज द सेपरेट डेट। अगर आप इसको भी समझ लो दैट इज मोर देन इनफ फॉर द पर्पस ऑफ ए ट्रिपल ए एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बेसिकली गौर करना है कि देखो ऑडिटर ने क्या क्या और एडिशनल काम करना होता है। सबसे पहली चीज होती है ऑडिटर का जो काम होता है, दैट इज टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence that for the adjusting and non-adjusting events। अब ये आप किस तरह करोगे? देखो, एक ऑडिटर का काम है, अब वो कंप्लीशन स्टेज तक पहुँच चुका है, तो वो सबसे पहले आईएसएन उठाएगा और उसके ऊपर प्रोसीजर्स लगाना शुरू कर देगा। इफ देयर एनी काइंड ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट जो कि अभी डिस्क्लोज़ नहीं हुआ हुआ, अगर नहीं हुआ तो मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे, ठीक है? वो आपको कैसे पता लगेगा? प्रोसीजर्स लगाओगे, अगेन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बुकिश सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स याद करने वाले हैं, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, ठीक है? लेकिन आईएसएन के लिए अपने एक अलग से सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स है, अगेन याद करने हैं, कॉपी पेस्ट मटेरियल है सारा का सारा। आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आने चाहिए। सब्सटेंटिव प्रोसीजर जहाँ पे लगाओगे, ऑब्टेन करोगे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, बताओगे कि भाई एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग है। इस चीज के ऊपर आपने क्या लगा देना है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगा देने हैं। ठीक हो गया? ये तो उसके लिए था ना कि आपने ईयर एंड से रिपोर्ट तक जा रहे हो। अब इस डेट के अंदर मैंने आपको बोला सारे के सारे कौन से इवेंट्स फॉल करते हैं, सारे के सारे एडजस्टिंग इवेंट्स फॉल कर रहे हो। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इस पीरियड तक की है कि यहाँ पे जो एडजस्टिंग इवेंट्स फॉल कर रहे हैं भाई, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अप्रोप्रिएटेड डिस्क्लोज हो रही है। ईयर एंड के ऊपर तो एक मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दी, हिस्टोरिक सारा कुछ दे दिया पूरे साल का। आप उसका तो ऑडिट कर रहे हो, लेकिन फिर ईयर एंड के बाद रिपोर्ट के दिन तक आपने क्या करना है? अब तो आपने उसके जो एडजस्टिंग इवेंट्स है उनके ऊपर भी आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाने हैं जब आप कंप्लीशन स्टेज पे पहुंचोगे। जब आप यहाँ पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाओगे तो एडिशनल कुछ जो आपको एविडेंस मिलेगा, हो सकता है वो आपको बोले कि यार सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिस्क्लोज नहीं हुआ हुआ, इसको डिस्क्लोज होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन 2 पीरियड्स के दरमियान में जो इवेंट्स फॉल कर रहे हैं, ईयर एंड के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो चीज़ क्या आएगी? उठ के आएगी, एज एन एडजस्टिंग इवेंट उसके डिस्क्लोजर्स आएँगे। और अब बात करते हैं कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जब हम लोग रिपोर्ट टू द इश्यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इशू डेट तक पहुंच रहे होते हैं, कर देते हैं, इशू डेट तक पहुंच रहे होते हैं। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं या तो ऑडिटर की और यहाँ पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एज सच नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेजर काम इन 2 डेट्स के दरमियान में होता है, इन 2 डेट्स के दरमियान में होगा। ईयर एंड से लेकर रिपोर्ट तक के दरमियान में एडजस्टिंग इवेंट्स फॉल कर रहे होते हैं तो भाई ऑडिटर ने काम किया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यार अगर कोई चीज ज्यादातर तो नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन नॉन एडजस्टिंग इवेंट भी अगर मटेरियल बन जाए टू द फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि मैं ईयर एंड पे बना रहा हूँ, तो उसको डिस्क्लोज होना है। तो यहाँ पे भी ऑडिटर ने काम करना है, लेकिन वो काम इतना नहीं होगा। बस ऑडिटर ने क्या करना होगा, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू मटेरियल एडजस्टिंग इवेंट्स एज दे बिकम नोन। इस बात का क्या मतलब है कि आपने कोई प्रोसीजर्स नहीं लगाने इन 2 डेट्स के दरमियान में।
अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड नहीं हुई, आपने रिपोर्ट दे दी है, कंपनी ने अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी वेबसाइट पे या अपने रिपोर्ट्स को इशू नहीं किया टू द इन्वेस्टर्स, टू द जनरल पब्लिक। अगर अभी तक इशू नहीं हुई तो आप उस फेज में बैठे हुए हो कि क्या पता कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आ जाए, बेशक वो नॉन एग्जिस्टिंग हो, लेकिन वो मटेरियल आ जाए, तो आपने मैनेजमेंट को उसी वक्त उठ के बताना है कि भाई दिस इज मटेरियल एंड शुड बी अपडेटेड इन द ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका डिस्क्लोजर आना चाहिए। तो उस काम के लिए आपने कोई प्रोसीजर्स नहीं लगाने, बस क्या करना है, बैठे रहो, एनालाइज द सिचुएशन, आप अपना काम करते रहो। अगर आपको पता लगता है यार इस कंपनी का ऑडिट मैंने किया था, रिपोर्ट भी मैं दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं इश्यू हुई, और रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट के दरमियान में कोई एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट आ गया, लेकिन वो मटेरियल है, तो उसको ईयर एंड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करवाओ मैनेजमेंट से बात करके। ठीक है, आपका ये काम है, कोई प्रोसीजर्स नहीं लगाने। प्रोसीजर सिर्फ आप लगाते हो ईयर एंड से लेकर रिपोर्ट की डेट तक एडजस्टिंग इवेंट्स के लिए, लेकिन नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स के लिए आप कोई प्रोसीजर नहीं लगा रहे होते। आपने किसी किस्म का प्रोसीजर नहीं लगाना, बस आपने देखना है कि भाई कोई चीज मटेरियल तो नहीं हो रही टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर कोई इवेंट मटेरियल बन रहा है तो उसको डिस्क्लोज करा दो। ठीक है, ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ऑडिटर की। अब ऑब्वियसली प्रोसीजर्स की जहां पे बात होती है, तो प्रोसीजर्स लगेंगे कैसे, हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, लेकिन एक डायग्रामेटिक व्यू में आपको दे देता हूँ इसका, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं एक्टिव ड्यूटी एंड पैसिव ड्यूटी में। जब हम लोग इन दो पीरियड्स की बात कर रहे होते हैं, इसको यूं कर लेते हैं, इसको यूं कर लेते हैं। जब हम लोग बात कर रहे होते हैं ईयर एंड से ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक, तो यहाँ पे ऑडिटर की एक्टिव ड्यूटी होती है। एक्टिव ड्यूटी का क्या मतलब है, जो वही हमने जो ऊपर बात की, ऑडिटर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म प्रोसीजर्स एंड ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence to form a conclusion। ठीक हो गया, ये ऑडिटर की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसको और इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक हो गया, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं अब, इस तरह मैं इसको यहाँ पे लेके चलता हूँ, यूं। अगर मैं बात करूं, रिपोर्ट से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी इशूड नहीं हुई, उस डेट के दरमियान में ऑडिटर की, या रिपोर्ट से लेकर टू द डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड, अगर ईयर एंड से रिपोर्ट तक की बात थी तो हमारी एक्टिव ड्यूटी थी। अगर रिपोर्ट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड डेट तक की बात है, तो यहाँ पे ऑडिटर की पैसिव ड्यूटी होती है। पैसिव ड्यूटी का क्या मतलब है, वही बात जो हमने ऊपर की, द ऑडिटर डज नॉट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म procedures, rather to be open and judge the events that occur and take appropriate action for them। बस ये ऑडिटर की पैसिव ड्यूटी है। एक्टिव ड्यूटी ऑडिटर क्या करता था, जिस वक्त आप एक्टिवली प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो। पैसिव ड्यूटी के अंदर एक ऑडिटर क्या करता है, कोई प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म करे, कोई आपकी ड्यूटी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इवेंट्स अकर हो रहे हैं और आपके पास बातें सामने आती जा रही है कि भाई ये भी सब्सिक्वेंट इवेंट है, जहां पे आपको लगा दिस इज मटीरियल, बस राइट एक्शन आपने लेना है उसके लिए। एन ऑडिटर ओनली हैज टू टेक द राइट एक्शन फॉर, द ऑडिटर हैज यार, डज नॉट, यहाँ पे डज नॉट आएगा। द ऑडिटर डज नॉट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म एनी प्रोसीजर्स, कोई प्रोसीजर्स आपने नहीं परफॉर्म करने, कोई सब्सिक्वेंट प्रोसीजर्स आपने नहीं अप्लाई करने, कोई डाटा 3 ईवीसीआर और कोका नहीं अप्लाई करना यहाँ पे। खैर अप्लाई तो यहाँ पे भी नहीं करोगे, याद करोगे, लेकिन मैं एज एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि भाई ऐसे प्रोसीजर्स परफॉर्म करो। बस क्या करना है, बी ओपन, और उन सारे इवेंट्स को जज करो कि भाई कोई इवेंट ऐसा तो नहीं आ रहा जो कि मटीरियल हो, और अगर मटीरियल है तो बस मैनेजमेंट से डिस्कस कर लो। और ये आपको बाहर आम दुनिया से पता चलते हैं। आपको पता लग गया दुनिया के अंदर रिसेशन आ गया, आपने रिपोर्ट इशू कर चुके हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी इशू नहीं हुई, तो आपको पता लगा भाई कोई दुनिया के अंदर रिसेशन आ गया, मतलब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी तो अच्छी तरीके से इम्पैक्ट करेगा ना ये रिसेशन। तो वो मटीरियल है तो उसको डिस्क्लोज होना चाहिए। अब तो आप मैनेजमेंट को बताओगे यार डिस्क्लोज करो। ये आप इस पे प्रोसीजर परफॉर्म के बगैर जो चीजें आपको पता लग रही होती है, ये वो चीजें होती है।
ठीक है, ये एक एक्टिव और पैसिव ड्यूटी है। किस डेट्स में फॉल करती हैं? अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए, देखो तो आपको अंडरस्टैंडिंग वाइज क्वेश्श्चन आता है। लेट्स सपोज टेक्निकल क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, वो पूछता है कि भाई व्हाट इज एन एडजस्टिंग इवेंट्स, मैनेजमेंट किस तरह से रिलेट करेगा। एक सिनेरियो देगा, मैनेजमेंट क्वेश्चन पूछ लेगा, द मैनेजमेंट वुड लाइक टू नो व्हाट इज द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी इन रिलेशन टू द आईएस 10 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। भाई ये जो सब कुछ लिखा है ना आपने, इसको आपने, ये मैंने डेट्स जो बताई हैं, ये जो मैंने यहाँ पे ये चीजें बताई हैं, अब इसको अपने वर्ड्स में तो लिख सकते हो ना वहां पे जाके। आप अपने वर्ड्स में तो वहां पे लिख सकते हो भाई, ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मार्क्स से पूछेगा, इससे ज्यादा का नहीं पूछने लगा वो। ठीक है, फिर उसको बताओगे देयर आर 3 डेट्स। 3 डेट्स किस तरह से डिवाइड होती है? द ईयर एंड, द रिपोर्ट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूइंग डेट। एंड ईयर एंड से लेकर रिपोर्ट की डेट तक ऑडिटर की जो है एक्टिव ड्यूटी है, जिसमें हम लोग ये वाला काम कर रहे होते हैं। फिर रिपोर्ट की डेट से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पैसिव ड्यूटी है। पैसिव ड्यूटी को इसी तरह वहां पे एक्सप्लेन करके लिख दो, और उसमें क्या कर रहे होते हैं, ये वाला काम कर रहे होते हैं। बस खत्म, 5 मार्क्स आपके पूरे हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन वो पूछता नहीं है। ज्यादातर ऐसी चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डेवलप होती है। ठीक है, कि अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि एक ऑडिटर किस चीज पे काम कर रहा होता है इन डिटेल, और किस चीज पे काम नहीं कर रहा होता। ठीक हो गया। अब आते हैं हम लोग इसके प्रोसीजर्स की तरफ। अगर इसके प्रोसीजर्स आपने पढ़ने हैं ना, तो अगेन आप किधर आओगे? you'll come to the book. Subsequent events चैप्टर नंबर 10 है। पेज नंबर इसका मेरे पास बनता है 349। यहाँ से आप इसको खैर पढ़ लो, वही चीज सारी लिखी है जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, बस यहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट की अपनी डेफिनेशन दी गई है। रीजन कि मैं नहीं बता रहा, बिकॉज एसपीआर में हम लोग भी पढ़ चुके हैं, रट चुके हैं, हमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। एडजस्टिंग नॉन इवेंट्स, एडजस्टिंग की उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं। ये वही डायग्रामेटिक व्यू जो मैंने आपको दिया है कि ईयर एंड से लेकर ऑडिट रिपोर्ट जब तक साइन हो रही है, तो वहां पे एक्टिव ड्यूटी है। ऑडिटर रिपोर्ट से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इशू डेट तक पैसिव ड्यूटी है। ठीक है, वही चीजें सारी एक्सप्लेन है। अब यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं प्रोसीजर्स। ठीक है, यहाँ पे वो अब आपको बताते हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी कि एक्टिव ड्यूटी वाला पोर्शन, इसमें कैसे प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म करने हैं। द ऑडिटर शुड परफॉर्म प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई इवेंट्स दैट माइट रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बता रहे क्या क्या करना है। ठीक है, if material adjusting events are not adjusted for, or material non-adjusting events are not disclosed, the auditor will ask management to make necessary amendments to the financial statements। के भाई मटेरियल एडजस्टिंग इवेंट्स या फिर मटेरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, यानी कि इस डेट पे भी अगर कुछ फॉल कर रहे हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स नहीं है, तो उस केस के अंदर भी आप मैनेजमेंट से बात करोगे कि भाई अमेंड करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। इफ द आइडेंटिफाइड एडजस्टमेंट्स और डिस्क्लोजर नेसेसरी आर नॉट मेड, देन द ऑडिटर शुड कंसीडर द इम्पैक्ट ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट वेदर अ मॉडिफिकेशन ऑफ द ओपिनियन इज रिक्वायर्ड। भाई अभी आप सिर्फ एक लफ्ज समझ लें, मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। अभी हम लोग आगे रिपोर्ट पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि यार व्हाट इज मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। एफेट से थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होगा ना, मॉडिफाई करते हैं अपने ओपिनियन को। नॉर्मल ओपिनियन क्या होता है? क्वालिफाइड ओपिनियन होता है। नहीं, नॉर्मल ओपिनियन एक अलग चीज होती है, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन की तरफ जाता है वो, या फिर वो जा रहा होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, या फिर पर बस एडवर्स ओपिनियन की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ओपिनियन वो होता है नॉर्मल से हट के जब भी आप ओपिनियन दोगे, यानी कि आपने ऑडिट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, एट द एंड पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, एडजस्टिंग इवेंट्स भी और इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो उस केस के अंदर क्या करोगे? नॉर्मल ओपिनियन दोगे। इस नॉर्मल ओपिनियन से हट के क्वालिफाइड की तरफ जाते हो, डिस्क्लेमर की तरफ जाते हो, या फिर एडवर्स की तरफ जाते हो। ये तो याद है ना, देते कैसे इसको भी नहीं याद करना, लेकिन ये तो याद है आपको। बस वो ओपिनियन, उन ओपिनियंस की तरफ जाओगे तो क्या है? मॉडिफिकेशन ओपिनियन। ठीक है, यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि देखो, एडजस्ट जैसे नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के अंदर आपका ओपिनियन चेंज हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही आप जिस वक्त आईएएस 10 के ऊपर काम कर रहे थे, एंड पे आके उसमें अगर कोई मटेरियल चीजें मिसिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, नहीं डाली मैनेजमेंट ने, मैनेजमेंट नहीं डाल रही, वो अपनी जिद पे अड़ी कि हम लोग नहीं डालेंगे, तो उस केस के अंदर दोबारा आपको ओपिनियन चेंज होता है। कैसे हो गए तो खैर हम लोग इस पे बात पे आएंगे। ठीक है, अगेन नहीं होता, मटीरियल है, तो उसके बाद ओपिनियन आपका चेंज हो जाएगा। प्रोसीजर्स आपको बता रहे हैं, प्रोसीजर्स लगाने की ड्यूटी किस डेट के अंदर थी हमारी? सिर्फ ईयर एंड से लेकर ऑडिटर्स रिपोर्ट तक थी। एक्टिव ड्यूटी जब हम लोग परफॉर्म करे थे वहां तक थी। तो ये सारे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं। इंक्वायर कर लो मैनेजमेंट में इफ दे आर अवेयर ऑफ एनी एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग दैट हैव नॉट बीन इंक्लूडेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहला प्रोसीजर, ये सिर्फ याद करने वाले हैं। जब प्रोसीजर एडजस्टिंग पे आएगा तो कितने 8 मार्क्स का मैक्सिमम पूछ सकता है, लेकिन आपको चाहिए कि आप ये सारे प्रोसीजर्स याद कर लो। ठीक है, तो
आसान प्रोसीजर्स है, समझने की भी आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप दीवारों को पढ़ना शुरू करा दो ना, दीवारों को पढ़ाना शुरू कर दो। मेरी आदत थी कि जब भी मैं अपने पेपर्स की तैयारी करता था, तो मैं हमेशा से दीवारों को पढ़ाया करता था, नोट मैं याद नहीं करता था। दीवारों को जब आप पढ़ाते हो, आपको याद भी हो जाता है, आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। प्लस एक और मज़े की बात ये होती है कि आपको उसके बाद अगर आप लिख लो उस चीज़ को एक दफ़ा, तो वो आपके माइंड के अंदर सेव हो जाती है, वो चीज़ फिर नहीं निकलने वाली। आज तक ये चीज़ें याद है और ये नहीं निकलने वाली मेरे ज़हन से। तो आई वुड आल्सो रिकमेंड यू ऑल कि आप भी यही अप्रोच लेके चलो। नॉर्मल से प्रोसीजर्स उसने दिए हुए हैं, इनको काइंडली पढ़ लें, याद कर लें। सब्सिक्वेंट इवेंट्स का क्वेश्चन आएगा, उसने प्रोसीजर्स पूछे होंगे, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। थोड़ा-सा आप ऑब्वियसली अमेंड करना पड़ता है अपने प्रोसीजर को, थोड़ा-सा वर्डिंग चेंज करनी पड़ती है सिनेरियो के साथ लिंक करने के लिए, लेकिन अदरवाइज़ कॉपी पेस्ट, सिंपली कॉपी पेस्ट। ठीक हो गया? अब आ जाते हैं हम लोग बिटवीन द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इश्यूड। वो किस डेट की बात कर रहे हैं? जहाँ पे हमारी पैसिव ड्यूटी थी, इस डेट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो कोई हमारा प्रोसीजर नहीं है, ठीक है? वही बात इसमें सारी की सारी पॉइंट्स में लिखी हुई होगी। ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स दैट द ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन इश्यूड। हाउएवर, इफ दे बिकम अवेयर ऑफ अ फैक्ट व्हिच वुड कॉज देम टू अमेंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट, दे मस्ट टेक एक्शन। और ऑडिटर्स रिपोर्ट कब बदलती है? वो यही कह रहा है कि देखो, आपके कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, लेकिन कोई ऐसी चीज पता चल जाए जिसकी वजह से अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इम्पैक्ट ना डाले, सॉरी, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे चीज इम्पैक्ट डाल रही, क्या मतलब? नॉन एडजस्टिंग है, मटेरियल है, उसका डिस्क्लोजर आना चाहिए था। अभी तो उसका डिस्क्लोजर नहीं हुआ होगा, तभी तो आपको पता चली है बाहर से वो चीज। ठीक है? अगर कोई ऐसी बात है, तो फिर आपने एक्शन लेना है उसके ऊपर। एक्शन क्या लोगे? मैनेजमेंट को बताओ, मैनेजमेंट को बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेंज करें, डिस्क्लोजर डालें। अगर वो कहते हैं नहीं डालेंगे, ऑडिटर्स की रिपोर्ट चेंज हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, न्यू ऑडिटर रिपोर्ट इश्यू हो जाएगी। ऑलरेडी इश्यू कर चुके होगे, लेकिन ऑडिटर रिपोर्ट की क्या हो सकती है? नई इश्यू हो सकती है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक कंपनी जो है वो न्यू इश्यू कर सकती है, वैसे ही ऑडिटर भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट नई इश्यू कर सकता है। ठीक है? वही बात है, इसने सारी की सारी यहाँ पे इंग्लिश के अंदर लिखी हुई है, मटेरियल लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, डू रीड इट। याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से याद करना मतलब कि अपनी ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग खराब करना। पैसिव ड्यूटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना सीख लो। पहला पॉइंट अब ज़्यादा ज़रूरी होता है याद करना, कि अब आपको पेपर में अगर लिखना पड़ जाए तो ये लिखोगे। ठीक हो गया? बाकी पढ़ ले, डोंट लर्न इट। आई वुड नॉट रिकमेंड। अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं बड़ा अच्छा से, जितने अभी तक आप क्वेश्चंस कर चुके हो, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो अपने वर्ड्स में इसके बारे में, पेपर में अगर आ जाता है। ठीक है? आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड, अब हम लोग किस पीरियड पे आ गए? इससे भी आगे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इश्यू हो चुके हैं। अब आप अगर ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी, तो उसको कैसे डील करना है? हाँ, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। द ऑडिटर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट हैव, नहीं, ये नहीं था। आफ्टर द ऑडिटर्स डेट द फाइनेंशियल, between the date the auditor's report and the date of the financial statements are issued. After the financial statement of issued, ये यहाँ से पढ़ना है. The auditor is under no obligation to perform audit procedures that the financial statements after the financial statement have been issued. However, if they become aware of a fact that would cause them to amend the auditor's report, they must take action. मतलब कि हमने वही काम करना है जो कि हम लोगों ने एक्टिव पैसिव ड्यूटी वाले पीरियड में जो काम हम लोगों ने किया था, वही काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू होने के बाद भी करना है. The auditor should discuss with the management, consider if the financial statements require any kind of amendment. The auditor should perform audit procedures on the amendments to ensure that they have been put correctly. ठीक हो गया? The auditor should review the steps taken by the management, issue a new auditor's report, emphasis of the matter paragraph डालोगे उसके अंदर, क्या emphasis of matter क्या होता है इसको बाद में देख लेंगे. मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे तो फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट का ओपिनियन चेंज हो सकता है. ठीक है? अब यहाँ पे 3 डेट्स, 3 चीज़ें आ गई हमारे पास। पहली क्या चीज़ थी? एक्टिव ड्यूटी, उसके अंदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। अ एडजस्टिंग इवेंट्स फाइंड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स परफॉर्म किए। पैसिव ड्यूटी के पीरियड के अंदर आपने कोई प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म किए, बट अगर कोई बात आ जाती है, अब उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर रही है, तो उस केस के अंदर आप प्रोसीजर्स थोड़े बहुत परफॉर्म करोगे कि यार नॉर्मल प्रोसीजर्स, कि वो जो चीज़ डिस्क्लोज होनी थी वो ठीक हुई है या गलत हुई है। इस चीज़ पे प्रोसीजर्स अब नहीं परफॉर्म करने के, यार जो चीज़ फाइंड करने में प्रोसीजर्स आपने नहीं परफॉर्म करने। इवेंट्स फाइंड करने में प्रोसीजर्स आपने नहीं परफॉर्म करने। बस किस चीज़ पे परफॉर्म करने हैं, कि जो मैनेजमेंट ने अब इंक्लूड कर दी है नॉन एडजस्टिंग मटेरियल इवेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको बाहर से पता लगा, आपने मैनेजमेंट से डिस्कस किया, मैनेजमेंट ने कहा ठीक है हम लोग करते हैं, बस उसके बाद थोड़ी बहुत एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करो और देखो कि मैनेजमेंट ने ठीक इंक्लूड किया या नहीं। सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू हो जाए और उसके बाद का जितना भी पीरियड हो सकता है, वो साल हो सकता है, 2 साल हो सकते हैं, जितने भी इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है तो वो सारे नॉन एडजस्टिंग। और अगर वहां पे कोई चीज मटेरियल अराइज हो जाती है वहां पे,
ठीक है, तो अगेन वही सारे प्रोसीजर्स पैसिव ड्यूटी वाले कि भाई आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी फाइंड करने की, लेकिन अगर कोई चीज सामने आ जाती है, मटेरियल है, मैनेजमेंट से डिस्कस कर लो। डिस्कस करने के बाद अगर मैनेजमेंट उसको डिस्क्लोज करती है तो थोड़े बहुत प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लो इस चीज के ऊपर कि भाई वो प्रोसीजर्स ठीक, सॉरी, जो वो इवेंट्स हैं वो ठीक डाले गए हैं या नहीं डाले गए। पेपर में वो नहीं पूछने वाला प्रोसीजर्स के बारे में, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी टेक्निकल नॉलेज पूछ सकते हैं। प्रोसीजर्स पूछेगा तो वो एक्टिव ड्यूटी के प्रोसीजर्स पूछेगा। पैसे और बियॉन्ड पैसे, जो इससे भी आगे हमने पढ़ा, वहां के वो नहीं पूछने लगा। ठीक है, अब अगर इससे आगे आ जाए तो वहां पे गोइंग कंसर्न शुरू हो जाता है। इसको मैं आपको अभी क्या टाइम, हाँ ठीक है, अभी करा देते हैं आपको, इतना कोई बड़ी क्लास में नहीं जाने वाली, इसके भी प्रोसीजर्स हैं आगे। ठीक है, आए अगर हम लोग गोइंग कंसर्न के ऊपर, अगेन सबसे पहली चीज तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यार व्हाट इज गोइंग कंसर्न। अगर आपको याद हो तो एसबीआर के अंदर हम लोग पढ़ते थे कि एन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू इन द फॉरसीबल फ्यूचर एज अ बिजनेस एंटिटी इज गोइंग कंसर्न। और अगर एंटिटी कंटिन्यू नहीं कर सकती तो वो क्या कहलाती है कि दैट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न कंपनी। अगर इंग्लिश में लिख दूं तो वो क्या है, एजम्पशन दैट द एंटिटी will be able to continue as a going concern company, बस। ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या है, मैं आज अपनी कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ, उसको जज कर रहा हूँ कि क्या वो ठीक है या नहीं। अब अगर मुझे पता चलता है कि यार अगले 6 7 5 या साल के बाद वो कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगी, अपना लोन पे बैक नहीं कर सकेगी, आज उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कंपनी 1 साल के बाद जो उसने लोन की रीपेमेंट करनी है वो कर सके, गोइंग कंसर्न का इशू है। मतलब जहां पे आपको लगता है फ्यूचर में कंपनी के पास बहुत मेजर कैश फ्लोज प्रॉब्लम आने लगे, किस चीज पे क्वेश्चन उठाओगे, द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि कंपनी अगले फॉरसीबल फ्यूचर तक अपने बिजनेस को कंटिन्यू रख सकती है, लेकिन अगर वो अपना लोन पे बैक नहीं कर सकती, उसके पास कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, और मेजर कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स है, तो फिर क्या है, वो गोइंग कंसर्न तो ना रही। गोइंग कंसर्न तो कहता था कंपनी कंटिन्यू कर सकती है फॉरसीबल फ्यूचर तक, लेकिन मैं अब यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई मेरी तो कंपनी पे बैक ही नहीं कर सकती लोन। ये कंपनी जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं कि आने वाली दिनों के अंदर या आने वाले साल के अंदर वो बिलियंस ऑफ रुपीस के लोन की रीपेमेंट कर सके। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो अगेन यहाँ पे आप क्या करोगे, बताओगे कि यार ये कंपनी ऐसा गोइंग कंसर्न काम नहीं कर सकती। हाँ, मुझे एक सेकंड दे। हाँ, मैं कह रहा था गोइंग कंसर्न क्या कहता है, कंपनी विल बी एबल टू कंटिन्यू फॉर द फॉरसीबल फ्यूचर, कंपनी अगले फॉरसीबल फ्यूचर तक बिजनेस में काम कर सकती है। और मैं अगर ये समझ रहा हूँ कि यार कंपनी नहीं काम कर सकती, कैश फ्लोज के मेजर प्रॉब्लम आने लगे, तो वो कंपनी क्या है, गोइंग कंसर्न नहीं रही। अगर गोइंग कंसर्न नहीं रही तो नॉर्मल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम लोग देखते हैं वो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, दे आर नोन एज गोइंग कंसर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि आप नॉर्मल बनाते हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी आप बनाते हो वो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। उसको दूसरा नाम दिया जाता है गोइंग कंसर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तब बनाई जाती हैं व्हेन यू आर श्योर दैट द कंपनी विल बी एबल टू कंटिन्यू फॉर द फॉरसीबल फ्यूचर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कंपनी इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू कंटिन्यू इन द फॉरसीबल फ्यूचर, तो उस केसेस के अंदर ब्रेकअप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ ब्रेकअप basis financial statements if company is not able to continue in the foreseeable future। अच्छा, इस चीज के ऊपर बाद में आते हैं, पहले अंडरस्टैंडिंग देते हैं। देखो हमारे बिजनेस की केसेस के अंदर ना नॉर्मल पूरी दुनिया में क्या चीज चल रही होती है, प्रॉफिट होना चाहिए एंड कैश फ्लोस होने चाहिए। ठीक है, अब ये चीज आपको फ्रॉम योर पास्ट लर्निंग एक्सरसाइजेज आपको आनी चाहिए कि यार देखो, फॉर शॉर्ट टर्म पर्पसेस, शॉर्ट टर्म के लिए हमारे लिए जरूरी होता है कि हम लोग, सॉरी सॉरी, फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस और कैश फ्लोज की जब बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म पर्पस के अंदर मैं कहता हूं कि कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर अगर सरवाइव करना है, 10 साल, 100 साल, 50 साल तक अगर एक कंपनी को सरवाइव करना है और वो तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉफिट्स बनाने पड़ेंगे। द कंपनी मस्ट बी एबल टू मेक प्रॉफिट्स।
ठीक है, अच्छे खासे वो प्रॉफिट्स बना रही हो। अगर वो प्रॉफिट नहीं बना रही तो इट इज ऑब्वियस कि यार ये कंपनी प्रॉफिट्स के बगैर कब तक चल सकेगी? 10 साल चल जाएगी, 20 साल चल जाएगी, फिर उसको बंद तो करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता शेयर होल्डर की वैल्यू लॉसेस कमा के डिप्लीट करती जा रही है। ठीक है, और शेयर होल्डर्स आखिर में बोलेंगे भाई बंद करो कंपनी, ऐसी कंपनी नहीं हमने चलानी। लेकिन अगर एक कंपनी ने शॉर्ट टर्म में सर्वाइव करना है, शॉर्ट टर्म में चलना है, तो उसको कैश फ्लोज की जरूरत है। इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसी है कि मैं एक प्रॉफिटेबल कंपनी चलाता हूँ, मैं बंदों को, कस्टमर्स को चीजें बेचता हूँ, लेकिन मेरे कस्टमर्स मुझे 6 महीने के बाद पेमेंट करते हैं। तो ऐसी कंपनी प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा बना रही होगी, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही होगी, लेकिन एट द सेम टाइम उसके कैश फ्लोज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होंगे। अगर कैश फ्लोज प्रॉब्लमैटिक होंगे तो क्या होगा? देखो, आज मैंने 100 रुपीज की एक चीज खरीदी और आगे वो बेची 150 की। चलो इसको मैं यूं कर देता हूँ कि मैंने 100 पाउंड्स की एक चीज खरीदी और मैंने उसको आगे बेचा फिर 150 पाउंड्स का। अगर देखा जाए तो ऑन पेपर आई एम मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 50 पाउंड्स। यहां तक तो आपको समझ आ गई। लेकिन मैं कहता हूं कि जो 150 पाउंड मैंने आगे चीज बेची, ये 6 मंथ्स के बाद मुझे रिसीव होगा। 6 मंथ रिसीवेबल टाइम। अब यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम क्या बनेगी? आपने 100 पाउंड्स की एक चीज खरीदी है आज, आज ही उसको बेच दिया 150 पाउंड का और प्रॉफिट आपको हो गया 50 पाउंड्स का। गुड प्रॉफिट ऑन पेपर, लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए आपके पास प्रॉफिट है अच्छा खासा। ठीक है, 50% प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो पे आप चल रहे हो। लेकिन अब जो अगली चीज आपने बेचनी है कल, वो भी तो 100 पाउंड्स के आप लोगे ना, तो उसके पैसे किधर से आएंगे? ये वाले पैसे उठाओगे? क्यों, कैसे उठाओगे? ये तो आपको 6 महीने के बाद मिलने हैं। इस 6 महीने के बाद जब 150 पाउंड मिलेगा, तब जाके आप दोबारा से 100 पाउंड की चीज खरीद सकते हो। तो क्या हुआ, जो कल जो आपने चीज खरीदनी है वो कहां से खरीदोगे? जेब से पैसे डालोगे। मतलब शेयर होल्डर्स विल इन्वेस्ट मोर इन द कंपनी नाउ। अगर शेयर होल्डर्स आज इन्वेस्ट करें, फिर परसों की सेल के लिए भी इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद दोबारा से करेंगे, तो शॉर्ट टर्म में तो कंपनी कब तक सरवाइव कर सकेगी? सारे शेयर होल्डर्स मिलकर बोलेंगे यार ऐसी कंपनी के अंदर हम लोग नहीं पैसे डाल सकते जो कि रोज जिसको पैसे देने पड़े मुझे चीजें खरीदने के लिए। तो शॉर्ट टर्म में सर्वाइवेबिलिटी के लिए क्या चीज चाहिए? कैश फ्लोज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चीज अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो यहाँ पे ये भी समझ आ जाएगा गोइंग कंसर्न में प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है। ठीक है, कि अगर एक कंपनी के पास कैश फ्लोज के मेजर प्रॉब्लम आपको नजर आ रहे हैं फ्यूचर के अंदर एज एन ऑडिटर, तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। गोइंग कंसर्न का मतलब नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अब ब्रेकअप बेसिस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। अब इसको दूसरा लफ्ज क्या किया जाता है कि यार अनसर्टेनिटीज अबाउट कैश फ्लोज या कोई और आइटम्स, जहां पे आपको ऐसा लगे किसी भी सिचुएशन में, अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट द कंपनी विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू फॉर द फॉरसीबल फ्यूचर, अगर कंपनी अगले आने वाले साल में या 2 साल में बंद हो जाएगी, आपको ऐसा लगता है कंपनी बंद हो जाएगी बिकॉज किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, वो कैश फ्लो भी हो सकता है, वो कोई और रीजन भी हो सकती है, तो ये मतलब है कि अगर बंद होने की बात आ जाती है, इसका मतलब है नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने नहीं बनाने। पहले ये समझे, यहाँ पे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि यार अब दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। अगर आपने बंद हो जाना है तो अब ब्रेकअप बेसिस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। ये ब्रेकअप बेसिस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है, मैंने आपको बोल दिया था पहले भी कि यार ये आपके F8 में या ट्रिपल ए में टेस्ट नहीं होती है चीज। बस आपको ये लफ्ज आना चाहिए, पता ही होना चाहिए कि दो किस्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। एक गोइंग कंसर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो कि हम लोग बनाते हैं, वो हमें बनानी आती है। एक ब्रेकअप बेसिस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो कि हम लोग नहीं बनाते, ना हमें बनानी आती है, ना आपको सीखनी है बनानी, बस ये लफ्ज आना चाहिए। मतलब लेट सपोज कंपनी की गोइंग कंसर्न के ऊपर अगर इश्यूज है, उसके बावजूद कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो गोइंग कंसर्न वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हुई है मैनेजमेंट में। तब भी अगर आपको पता था कि यार कंपनी फॉरसीबल फ्यूचर तक कंटिन्यू नहीं कर सकती, गोइंग कंसर्न की एजम्पशन तो गई ना, हो गई खराब। अगर ये सिचुएशन बन गई है तो इस सिचुएशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी गोइंग कंसर्न की नहीं बननी चाहिए थी, ब्रेकअप की बननी चाहिए थी। लेकिन कंपनी ने फिर भी क्या किया, मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी। एज एन ऑडिटर क्या करोगे भाई? क्या यहाँ पे कोई इशू है? नहीं है। सबसे बड़ा इशू है आपका ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा, आपकी ऑडिट की रिपोर्ट बताएगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत बनी हुई है, ब्रेकअप बेसिस पे बननी चाहिए थी, और बनी किस चीज पे, गोइंग कंसर्न पे बनी हुई है। सबसे गंदा तरीन ऑडिट ओपिनियन दोगे, परवेसिव ओपिनियन दोगे उनको। क्यों? क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत बनी हुई है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूं कंपनी के अंदर गोइंग कंसर्न का इशू था, ठीक है, कंपनी की कैश फ्लो प्रॉब्लम थी या कोई भी ऐसी बात है जिससे पता लग रहा था कंपनी 2-3 साल के बाद बंद हो जाएगी, इट इज मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, तो उस केस में और मैनेजमेंट अच्छी थी, उसने ये चीज रियलाइज की और उन्होंने गोइंग कंसर्न वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाई, उन्होंने ब्रेकअप बेसिस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी।
अब एज एन ऑडिटर आप क्या करोगे? अपना ओपिनियन मॉडिफाई करोगे? नहीं, आप बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक बनी हुई है भाई, ब्रेकअप बेसिस पे बननी चाहिए थी, ब्रेकअप पे बनी है। एज एन ऑडिटर आपका ये काम नहीं होता कि शेयर होल्डर्स को बताओ कि यार शेयर्स के प्रॉब्लम, कैश फ्लोज के प्रॉब्लम कंपनी फेस कर रही है, कंपनी 3 साल बाद बंद हो जाएगी, हमें ये लगता है। ऐसा आपने नहीं करना। आपका काम सिर्फ ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी हो, आपने सिर्फ इस चीज पे ओपिनियन देना है। अगर ब्रेकअप बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी ने बनाई हुई है, मैनेजमेंट ने बनाई हुई है, फिर तो ठीक है, फिर तो आपका ऑडिट ओपिनियन नहीं बदलेगा। यहाँ तक अगर आपको नहीं समझ आई तो काइंडली रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुन लें, आपको समझ आ जाएगी। बट इन केस फिर भी ना आए, डू कॉन्टेक्ट मी। ठीक हो गया? तो इसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आपका ऑडिट ओपिनियन चेंज तब होगा जिस वक्त आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है। गोइंग कंसर्न को ध्यान में रख के ये ना कह देना ऑडिटर जी बहुत बड़ी बातें बोलेगा, नहीं। अगर गोइंग कंसर्न का इशू था, मैनेजमेंट ने अगर ब्रेकअप बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाई, फिर तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट बताएगी कि यार ये गलत बनी हुई है। लेकिन गोइंग कंसर्न का इशू था, मैनेजमेंट ने ब्रेकअप बेसिस पे बना दी, ठीक है, वेल एंड गुड, हमें क्या, हमें तो कोई इशू नहीं है। एज एन ऑडिटर हम तो बोलेंगे कि भाई बिल्कुल ठीक किया आपने काम। ठीक है। अब आते हैं इसकी टेक्निकलिटीज की तरफ। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। गोइंग कंसर्न से रिलेटेड मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको ये चीज आनी चाहिए। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट, एक चीज आपको बता दूं, मटेरियल लिखने के लिए पेपर के अंदर वहां पे आपको बता दूं दैट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेपरेशन of the financial statements and making the assumption of going concern। क्या बात है इसकी, क्या समझ आई इस चीज से कि भाई देखो, प्राइमरीली ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगी। तो इसलिए अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है तो सबसे पहले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीज एज्यूम करें कि क्या वो लोग गोइंग कंसर्न है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनाए, ब्रेकअप बेसिस पे बनाइए। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैनेजमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गोइंग कंसर्न की assumption के ऊपर गौर करें, उस पे काम करें, उस assumption को बनाएं, प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी वो लोग बना के दें। तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? अब गोइंग कंसर्न को टेस्ट करने के लिहाज से क्या हो सकती है? टेस्टिंग द आउटकम ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई फ्यूचर के जो इवेंट्स होने लगे हैं, फ्यूचर के जो इवेंट्स होने लगे हैं, मतलब कि आपको रिसीवर से पैसे मिलने लगे हैं, क्या वो मिलेंगे या नहीं? आपको पेबल को पैसे पे करने हैं, क्या वो पे कर सकोगे या नहीं? आपको लोन रीपे करना है, क्या वो कर सकोगे या नहीं? ये मैनेजमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन चीजों को टेस्ट करो, क्या ये आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली गोइंग कंसर्न के ऊपर सवालात उठते हैं। ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो फिर ऑब्वियसली नहीं, अगर कर सकते हो तो फिर तो कोई इशू नहीं, अगर नहीं कर सकते तो फिर इश्यूज हैं, गोइंग कंसर्न पे सवाल उठेंगे। ठीक हो गया? इसके अलावा क्या कर सकते हो? प्रिपेयरिंग नॉर्मल, जिनको हम लोग गोइंग कंसर्न के नॉर्मल और ब्रेकअप बेसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देना अगेन। एंड एनी अनसर्टेनिटीज शुड बी डिस्क्लोज्ड इन अकॉर्डेंस विद IS 1। क्या बात है, क्या मतलब है इस फाइनल बात का? देखो, आपने ब्रेकअप बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है या फिर गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर, वो एक अलग चीज है। लेकिन कुछ अनसर्टेनिटीज होती हैं। मतलब अनसर्टेनिटीज का क्या है? रिसीवेबल आपने आज रिकॉर्ड किया हुआ है अपने पास 1 मिलियन पाउंड्स का। वो 1 मिलियन का पाउंड रिसीवेबल, आपको पता है यार वो 1 मिलियन पाउंड आपके बैड डेट हो जाने चाहिए, हो जाएंगे। अनसर्टेनिटी है ना, तो इस अनसर्टेनिटी को डिस्क्लोज होना चाहिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली? अकॉर्डिंग टू IS 1। कोई भी अनसर्टेनिटी जो कि आपकी गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर सकती है, वो डिस्क्लोज होती है अकॉर्डिंग टू IS 1 इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस चीज को आपने याद रखना है। जब भी पेपर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाएगा, आपने इन चीजों को अपने बंद करके आंखें किस चीज के अंदर लिख देना है, पेपर के अंदर लिख देना है भाई। लेकिन अपने वर्डिंग में लिखना है। ये तो एक छोटी शॉर्ट फॉर्म्स में आपको दे रहा हूँ ना। अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखो, द मैनेजमेंट आल्सो हैज द रिस्पांसिबिलिटी टू डिस्क्लोज ऑल द uncertainties relating to going concern status of the company in accordance with IS 1 in the financial statements। मतलब इतनी छोटी सी लाइन को मैंने ऑलमोस्ट 2-3 लाइनों में कन्वर्ट कर दी है। तो इसी तरह से आपने अपनी लाइनों में इन चीजों को लिख देना है, जिस वक्त भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आए कि भाई व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट इन कनेक्शन टू गोइंग कंसर्न
आपको पता होना चाहिए व्हाट इज गोइंग कंसर्न, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ब्रेकअप बेसिस, आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑडिटर किस वक्त अपना ओपिनियन बदलता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया प्रॉफिटेबिलिटी मटेरियल लिखने के लिए इसको अपनी वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। प्रॉफिटेबिलिटी इज फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पसेस, whereas to survive in the short term the company would require cash flows. Any reduction in the cash flows could also affect the going concern status of the company. इस तरह से अपनी अपनी वर्डिंग में आप लिखना सीखो इसको। ठीक है, इसके अलावा ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई इस चीज के अंदर? ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्टेन सफिशिएंट एंड appropriate audit evidence to ensure financial statements are prepared in right under right status, under right status। आप प्रोसीजर्स लगाओ, एविडेंस ऑब्टेन करो, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो। भाई ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या भला है? पहली दफा सुन रहे हो तो जाओ रिकॉर्डिंग्स लेक्चर सुनो पूरे के पूरे, ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इस चीज को। ठीक है, पूरा एक लेक्चर है इस चीज के ऊपर, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के ऊपर। खैर, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले कि भाई काम करो, जाओ प्रोसीजर्स लगाओ, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पहले सबसे पहले हासिल करो जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहे हो कि भाई क्या वो अंडर द राइट स्टेटस बनी है या नहीं बनी। या मतलब इसका क्या है कि अगर गोइंग कंसर्न का इशू नहीं था तो वो फिर गोइंग कंसर्न वाली ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। अगर गोइंग कंसर्न का इशू था फिर ब्रेकअप स्टेटमेंट्स वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, तो क्या वो बनी है या नहीं बनी, पहले तो ये कंफर्म करो। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंक्लूजन on whether any material uncertainty exists। अब जो IS 1 के अकॉर्डिंगली मैंने क्या चीज डिस्क्लोज करनी थी? मैंने डिस्क्लोज करना था कोई भी अनसर्टेनिटी, मतलब कि मैंने आपको बताया था कि यार वो बात अलग है, गोइंग कंसर्न की स्टेटस पे बननी चाहिए, ब्रेकअप बेसिस की स्टेटस पे बननी चाहिए, लेकिन अनसर्टेनिटीज कोई भी मटेरियल इश्यूज जो कि कल को आपकी गोइंग कंसर्न को खराब कर सकते हैं, ऐसे इश्यूज को आज से ही डिस्क्लोज करना शुरू कर दो। हो सकता है आपको लगे 10 साल के बाद मैं अपना लोन की रिपेमेंट नहीं कर सकता, मैं डिफॉल्ट हो जाऊंगा, तो वो एक अनसर्टेनिटी है। क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ब्रेकअप बेसिस या गोइंग कंसर्न के assumption को अफेक्ट करता है, वो एक अलग चीज है, उसको अलग से टेस्ट करोगे। लेकिन डिस्क्लोजर्स के अंदर अब आप ये बात डालोगे, दिस इज अ बिग अनसर्टेनिटी, तो अगेन आपने ये चीज भी ऑडिटर ने टेस्ट करनी है, क्या कोई अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। मैनेजमेंट तो डिस्क्लोज कर देगी, तो उसके ऊपर काम कौन करेगा? एक ऑडिटर करेगा कि क्या ये अनसर्टेनिटी ठीक है, कंप्लीट है, इवेल्युएटेड है, सही तरीके से रिकॉर्ड है या नहीं रिकॉर्ड। और इसके अलावा कोई और अनसर्टेनिटी भी अगर ऑडिटर को पता चलेगी, वो मैनेजमेंट से डिस्कस करके वो दिलवाएगा। ठीक है, और यही होती है हमारी, ठीक हो गया, अकॉर्डिंग टू ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी खैर एक और चीज है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा लिखना। रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद ISA 570। अब जैसे स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे ना, IS 40, IS 41, IS 16, IFRS 9, इस तरह के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते थे SPR में, वैसे ही ऑडिटिंग के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। सारे तो हम लोग नहीं पढ़ते, बस याद रखना है ISA 570 हमारा रिलेट करता है गोइंग कंसर्न थे ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अकॉर्डेंस इन रिलेशन टू द गोइंग कंसर्न ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो बस आपने जब भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ये सब कुछ लिख रहे होगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना आसान कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला एग्जामिनर, ठीक है, प्रोसीजर्स के ऊपर ही पूछता है। लेकिन अगर पूछ भी लिया तो आप ये चीजें अपनी वर्ड में एक्सप्लेन करके आखिर में लिख दोगे, तो ऑडिटर आल्सो हैज द रिस्पांसिबिलिटी टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद ISA 570, बस दैट्स इट। ठीक है, वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट एंड द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भाई राइट द मैनेजमेंट वुड, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भाई उसने सिनेरियो दे दिया, मैनेजमेंट को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कोई कंसर्न के बारे में, और बताओ एक्सप्लेन टू द मैनेजमेंट रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न, तो उस पर भी आप यही चीजें लिखोगे। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट क्या होती हैं, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, गोइंग कंसर्न होती क्या चीज है, फाइनेंशियल ब्रेकअप बेसिस क्या चीजें होती हैं, आप ये बताओगे। ठीक है, यही चीजें वहां पे भी लिख कर आओगे। क्वेश्चन डिफरेंट तरीकों से आ सकता है, लेकिन जब भी आएगा तो वहां पे आपने यही सब कुछ लिखना है। ये आपकी टेक्निकल पार्ट कवर हो गया, जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग दे देगा कि यार व्हाट इज गोइंग कंसर्न का स्टेटस कैसे इंपैक्ट किया जाता है, गोइंग कंसर्न के ऊपर प्रॉब्लम्स क्या चीज आती है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। समझ गए हो? गुड। नहीं समझ आई, डू कॉन्टेक्ट मी, मैं दोबारा समझाने को तैयार हूँ। मैं व्हाट्सएप के ऊपर एक रिकॉर्डिंग के थ्रू भी समझाने को तैयार हूं।
ठीक है। लेकिन लेट्स कम टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ द टॉपिक, टुडेज टॉपिक, जिसमें हम लोग देखो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं गोइंग कंसर्न के बारे में। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर्स के ऊपर हम लोग आने लगे थे। ऑडिट प्रोसीजर्स टू असेस मैनेजमेंट इवैल्यूएशन ऑफ गोइंग कंसर्न, उन्होंने अगर मैनेजमेंट ने की हुई है एजम्पशन तो उसको इवैल्यूएट करो पहले। मैनेजमेंट ने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक तरीके से बनाई हुई है, गोइंग कंसर्न के ऊपर काम किया हुआ मैनेजमेंट ने, एजम्पशन ठीक से की हुई है, यानी पहले इस पे काम करो। क्या इवैल्यूएट द मैनेजमेंट्स असेसमेंट, इवैल्यूएट कर लो। assess the same period that the management have used in their assessment, and if it is less than 12 months, ask management to extend their assessment। क्या कह रहा है कि भाई आप असेस करो, जो पीरियड होना चाहिए वो एटलीस्ट अगले 12 महीने का होना चाहिए। अगले 12 महीने में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, गोइंग कंसर्न के इश्यूज आ रहे हैं, वो चीजें हम लोग टेस्ट कर रहे होते हैं हमेशा से। अगर उससे कम है मैनेजमेंट की assumption, तो मैनेजमेंट से बोलो इसको ज्यादा करो, 12 महीने तक लेके जाओ। ये प्रोसीजर है। कंसिडर वेदर मैनेजमेंट असेसमेंट इंक्लूड्स ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, क्या कंसिडर करो कि मैनेजमेंट ने सारा काम किया है या नहीं किया। ठीक है, ये 3 प्रोसीजर्स जैसे हो गए आपको याद करने चाहिए। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स टू परफॉर्म वेयर देयर इज डाउट और गोइंग कंसर्न, जहां पे मैनेजमेंट ने ये चीज अज्यूम नहीं की कि भाई गोइंग कंसर्न के ऊपर कोई इश्यूज थे या नहीं, कि मैनेजमेंट ने कह दिया कि भाई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम लोगों ने बिल्कुल ठीक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। अक्सर ऐसे नॉर्मल दुनिया में होता यही है, कोई इतना अच्छा नहीं होता कि भाई खुद से ही बता दे गोइंग कंसर्न के ऊपर इशू है। 99% ऑफ द टाइम्स आपको खुद ही जज करना पड़ता है सब कुछ, और अगर खुद जज करोगे तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, आई हैव अ डाउट एज एन ऑडिटर ओवर द गोइंग कंसर्न, तो आपको अपने प्रोसीजर्स खुद लगाने पड़ेंगे। अब वो क्या प्रोसीजर्स है, अगेन कैश फ्लोज देख लो, लेटेस्ट इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लो। ईयर एंड की तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप कर रहे हो सकता है अगले 6 मंथ्स की प्रिपेयर्ड पड़ी हो, मैनेजमेंट के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट 6 महीने अगर गुजर गए तो उसको रिव्यू कर लो। वहां पे अगर कोई इशू, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा गिर रही है या फिर कैश फ्लो बहुत ज्यादा गिर रहा है, वहां से पता चल जाएगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में मिल जाएगा। मतलब ये छोटे मोटे प्रोसीजर्स है जो कि आपको याद होने चाहिए। अब ऑब्वियसली गोइंग कंसर्न के ऊपर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा आ सकता है, तो आपको ये सारे प्रोसीजर्स याद होने चाहिए। एटलीस्ट आप अगेन 8 to 10 मार्क्स अपने जहन में रखो, अगर आएगा 5 मार्क्स भी आ सकता है। ठीक है, ये आपके प्रोसीजर्स है जो कि आपको याद कर लेने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग कोई इतनी ज्यादा जरूरी चीज नहीं है। अंडरस्टैंड हो भी जाते हैं अगर आप अगेन दीवारों को पढ़ पढ़ के उल्टा उल्टा सुनाओ, अंडरस्टैंड हो जाते हैं, दे आर वेरी इजी टू लर्न। एग्जाम टिप उसने बड़ी इंपॉर्टेंट दी, क्या कहते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स शुड फोकस ऑन कैश फ्लोज रेदर देन प्रॉफिट्स। अ कंपनी कैन कंटिन्यू टू ट्रेड एज लॉन्ग एज it can pay its debts when they fall due. Therefore, identify procedures to obtain evidence about the amount of cash flow that is likely to be received and the amount of cash that is likely to be paid out, and consider whether there is an indication of cash flow difficulties। वही बात कि कंपनी को या एज एन ऑडिटर आपको अगर जज करना है कि कंपनी गोइंग कंसर्न की एबिलिटी रखती है या नहीं रखती, तो कैश फ्लोज पे ज्यादा फोकस रखो। ऑडिट प्रोसीजर्स कैश फ्लो पे ही बनाओ। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे तो ज्यादातर प्रोसीजर्स आपको कैश फ्लो के मिलेंगे। आपका आज का टॉपिक हुआ खत्म। और ये अगेन मैं आपको कहता हूँ हम लोग फाइनल की तरफ मूव करें, बुक्स लाजमी पढ़ें। जैसे अगर मैं यहाँ तक अब आपको खत्म करा चुका हूँ, डिस्क्लोजर्स आके आ रहे हैं, इसको काइंडली आप पढ़ लें। ठीक है, ये तो मैंने अब नहीं करा है ना, ये भी गोइंग कंसर्न के डिस्क्लोजर्स आ रहे हैं। क्या क्या डिस्क्लोजर्स होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ऑडिटर को ये पता होना चाहिए। ठीक है, उनको वो टेस्ट करेगा। ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, इसको पढ़ लें। खैर हम लोग इसको आगे जाके जब रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वहां पे ही पढ़े होंगे। कैसा आपका ओपिनियन चेंज होता है, F8 की नॉलेज सिर्फ ज़हन में रख के इसको पढ़ने आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं गोइंग कंसर्न के रिस्क के, इसको देख ले। फॉरसीबल फ्यूचर को उसने एक्सप्लेन किया है। ये वो चीजें जो कि आप पढ़ चुके हो बचपन में, इनको बार बार एक्सप्लेन करना कोई जरूरी ज्यादा चीज नहीं होती। ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल आपको। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ लिया आप। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद यूके सिलेबस की बात आ जाती है, बस इसके बाद हमारा अगर नया टॉपिक शुरू हो जाता है, तो काइंडली बुक्स लाजमी पढ़ें। ठीक है, इस सब कुछ को आगे पढ़ लें, कोई इशू हो तो डू आस्क मी, आई आंसर यू, एंड मैं आपको समझा भी दूंगा। और बुक्स लाजमी पढ़ा करें। जैसे अब ये इन्फॉर्मेशन इतनी मैंने छोड़ी, अगर मैं नीचे स्क्रॉल ना करता तो ऑब्वियसली मुझे ना नजर आती। तो ये डिस्क्लोजर्स हो गए, ऐसी चीज होगी, इनको पढ़ ले लाजमी। ठीक, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं पिछले 2 लेक्चर्स टाइमली अपलोड नहीं कर सका, इंटरनेट के काफी इश्यूज आ रहे थे हमारे कंट्री में, तो उस वजह से मैं नहीं अपलोड कर सका। तो काफ़ी स्लो हो गया था सारा का सारा सब कुछ। तो आई मेक श्योर कि आगे दोबारा इस तरह का मसला ना बने, लेकिन अगर बन भी जाता है इट इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल, तो थोड़ा सा हौसला रखना पड़ेगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।